गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस अर्थात गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए सूत्र पढ़ेंगे। और गोलीय पृष्ठ जो होते हैं, गोलीय ट्रांसपेरेंट पृष्ठ या पारदर्शी पृष्ठ जिनको हम कहते हैं लेंस, तो लेंसों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले लेंस पर जब भी हम लाइट रेज डालते हैं तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड से डाली जाती हैं। दूसरा है कि सारी दूरियां, जो भी दूरियां होती हैं, ऑब्जेक्ट से लेंस तक की दूरी या मिरर इमेज से लेंस तक की दूरी, वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ ही नापी जाती हैं। तीसरा है कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन में नापी गई दूरियां हैं वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई दूरियां हमेशा नेगेटिव ली जाती हैं। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज, ये दोनों अगर मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दूरी या वो लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, जब हम किसी कनकेव स्फेरिकल सरफेस पर लाइट रे डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि एक हमने ग्लास का एक स्लैब लिया है जिसमें से स्फेरिकल सरफेस कट किया हुआ है। इस स्फेरिकल सरफेस के सामने एक इसके मिड पॉइंट से जाती हुई एक लाइन है जो कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है। ये लाइन OICMPQ जिस पे ये पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, और यहाँ पर इसी लाइन पर ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु जिसको कहते हैं, और इस बिंदु वस्तु का एक प्रतिबिंब या इमेज बन रही है I पॉइंट पर, जिसको हम I से ही डिनोट करते हैं। इसके बाद C है, इसका वक्रता केंद्र कहेंगे, या उस स्फीयर का, जो भी हमने स्फीयर काटा है, ये इस स्फीयर का ये सेंटर है C। और P जो कि इसका मिड पॉइंट है, इसको हम पोल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O से जो लाइट रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है, ये एंगल अल्फ़ा है। इसी तरह I से जो लाइट रे जा रही है या I तक आ रही है उसको हम बीटा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C से जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का वो है गामा, और एक हमने लंब डाल दिया है जहाँ पर ये लाइट रेज मिल रही हैं इमेज और ऑब्जेक्ट वाली, वहाँ से एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है AM। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो C से लेकर N तक की जो लाइन है, ये जो CN लाइन है, ये CN लाइन जो है वो है हमारा नॉर्मल, या जिसको हम अभिलंब कहते हैं। हम जब अपवर्तन या परावर्तन पढ़ते हैं तो उसमें अभिलंब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभिलंब से ही हम आपतन और अपवर्तन या परावर्तन कोणों को नाप पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है CN के साथ वो है I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी तरह से ये जब बाहर आ रही है तो थोड़ा सा अपने मार्ग से, अपने रास्ते से हट जा रही है, डेविएट हो जा रही है, या जिसको कहेंगे कि विचलित हो जाती है जब ये एयर से ग्लास में जाती है। एयर है बाहर और अंदर ये ग्लास मीडियम है, तो एयर से जब ग्लास में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो अब एक ये रिफ्रैक्टेड रे बन रही है हमारी A, रिफ्रैक्टेड रे ये है। इसको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें एक इमेज, और ये इमेज आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये इमेज पर सीधे आकर के मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है।
तो ये इमेज इमेजिनरी है, काल्पनिक है, रियल नहीं है। और इस रिफ्रैक्टेड रे से CN के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो और CN जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूरियों में देख लीजिए, ये सब पता ही होगा आपको कि ऑब्जेक्ट से लेकर के P तक की पॉइंट तक की दूरी को नापा गया है। ऑब्जेक्ट से P की दूरी U है, ऑब्जेक्ट की दूरी कहलाती है। इमेज से P की दूरी V है, ये इमेज की दूरी कहलाती है। और ये R जो है वो वक्रता त्रिज्या है, इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस या त्रिज्या कहलाती है। अब फॉर्मूला निकालने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको ये पता ही है, इसमें एंगल OAC इज इक्वल्स टू I, एंगल OAC इज इक्वल्स टू I। इसी तरह एंगल BAN इज इक्वल्स टू R, या PO डिस्टेंस जो है वो -U ली जाएगी। हमने पहले ही बताया था आपको कि दूरियां हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापी जाती हैं। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापी जा रही है तो वो हमेशा नेगेटिव लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P से हमें ये सारी दूरियां नापी जा रही हैं, P से O तक की दूरी नापी जा रही है, इसी तरह P से I तक की दूरी और P से C तक की दूरी, ये तीनों ही दूरियां जो हैं वो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो PO इज इक्वल्स टू -U, PI इज इक्वल्स टू -V और इसी तरह PC इज इक्वल्स टू -R। अब ट्रायंगल OCA में, ट्रायंगल OCA है ये वाला। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपने वो जिस भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है उस ट्रायंगल के अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई। फिर इसी तरह से बात करते हैं हम ट्रायंगल ICA की। ICA ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर भी गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको। ये फिर से देखते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल है ये, और इस ट्रायंगल में गामा जो है ये गामा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल फिर से ये बराबर होगा अंदर के दोनों कोणों के योग के। तो गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। अब ये आर कैसे हो गया? आर ये इस तरह से हो गया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है यही आर एंगल फॉर्म कर रही है CN के साथ, और ये दोनों आपस में ये जो दोनों एंगल जो हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं, आमने सामने के कोण, और वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसलिए जब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल, ये वाला एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा। तो इस तरह से गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर हमने लिखा भी है कि सिंस गामा इज एन एक्सटीरियर एंगल। फिर इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल गया कि गामा जो है वो अल्फ़ा प्लस आई के भी बराबर है और बीटा प्लस आर के भी बराबर है। तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं गामा माइनस अल्फ़ा, और इसी तरह आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा निकाल लिया। फिर स्नेल लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इसको हम 1 and 2 भी लिखते हैं। 1 and 2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और 1 and 2 को हम N2 अपॉन N1 भी लिखते हैं, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये जो 1 and 2 है इसी को हमने N2 अपॉन N1 लिख दिया है, बहुत चेंज नहीं है। अब N2 अपॉन N1 यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर हो जाएगा। इसके बाद ये जो A है
पॉइंट ए, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर जाते हैं, ये पॉइंट ए अगर पी के बहुत क्लोज हो, यानी ये स्फीयर जो है, ये जो स्फीयर इतना बड़ा सा है, ये स्फीयर अगर बहुत छोटा होता तो पी पॉइंट यहाँ पर कहीं होता और ए पॉइंट यहाँ पर कहीं होता, तो ये ए जो है वो पी के बहुत क्लोज होता, तो ए से जो अभिलंब या नॉर्मल खींचा जाता वो लगभग पी पर ही आता। अगर हम ए को और पास करके देखें और तब अभिलंब खींचें तो भी देखिए तो ये पी पर ही आएगा लगभग, यानी ये नॉर्मल जो है वो जब ए पॉइंट जब थोड़ा पास में आएगा पी के, तो ये पी पर ही लगभग आएगा। यानी हम ये जो एम वाली दूरियां हैं, यानी एम पॉइंट को हम पी पॉइंट मान सकते हैं। तो अब ये चीज़ जब हम यहाँ पर करेंगे कि जब ए बहुत पास में है पी के, तो साइन आई, तब ये जो एंगल बनेगा आई एंगल, ये बहुत छोटा एंगल होगा। इसी तरह एंगल आर भी बहुत छोटा एंगल होगा। तो हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बहुत छोटे एंगल के लिए साइन की वैल्यूज़ उसी एंगल के बराबर होती है। तो साइन आई इज इक्वल्स टू आई और साइन आर इज इक्वल्स टू आर होगा। अब इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा n1i इज इक्वल्स टू n2r, और i और r की वैल्यूज़ हम यहाँ ऊपर से ले लेंगे। i की वैल्यू है गामा माइनस अल्फ़ा और r की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। तो n1 गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n2 गामा माइनस बीटा, और जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 गामा। यहाँ पर हमने गामा वाले टर्म्स को अलग कर दिया है, अल्फ़ा बीटा वाले टर्म्स को अलग कर दिया है। तो इस तरह से हमें मिल गई इक्वेशन 3। अब इसके बाद हम जो अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल्स हैं, ये चूँकि बहुत छोटे एंगल्स हैं और इसलिए ये अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा लिख सकते हैं और बीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा लिख सकते हैं और गामा इज इक्वल्स टू tan गामा लिख सकते हैं। तो जब हम tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा लिखेंगे तो हमको इस तरह से इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी दूरियों के टर्म्स में। तो हम एक बार फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। हाँ, डायग्राम में देखिए ये अल्फ़ा एंगल है और अल्फ़ा एंगल जो है वो इस वाले राइट ट्राइंगल में है, OAM। ट्राइंगल OAM एक राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और अल्फ़ा को जब हम tan अल्फ़ा लिखते हैं तो tan अल्फ़ा, tan की वैल्यू होती है लंब अपॉन आधार, यानी h अपॉन u। ये u क्यों लिया हमने? क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि a जो है वो p के बहुत पास में है, जिस वजह से ये m जो पॉइंट है वो p ही है लगभग। तो इसलिए हमने OM दूरी लेने की बजाय ये दूरी OP ले ली है, और इसीलिए हम मानते चल रहे हैं लगातार कि I है, R है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब बहुत स्मॉल एंगल हैं, बहुत छोटे एंगल हैं। वो हमने इसीलिए हम मान पा रहे हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है कि A पॉइंट जो कि यहाँ पर था वो यहाँ ना हो करके अगर यहाँ होता तो जो भी लंब खींचते हम लोग वो P पर ही पड़ता। तो अब आगे देखते हैं। इसी तरह से tan बीटा की जब हम वैल्यू लेंगे तो tan बीटा के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, IAM, जो कि IAM ना हो करके IAP हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी tan बीटा की वैल्यू h अपॉन माइनस v हो जाएगी,
और इसी तरह जब हम गामा में जाएंगे, एंगल ट्रायंगल ACM में जाएंगे, तो यहाँ पर tan गामा की वैल्यू h/-r लिख सकते हैं। और यही सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू AM/MO इज इक्वल्स टू AM/PO इज इक्वल्स टू h/-u। इसी तरह बीटा की वैल्यू भी हमने बताया था आपको कि h/-v हो जाएगा, और गामा की वैल्यू भी हो जाएगी h/-r। ये सारी वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 था हमारा n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 गामा। यहाँ पर हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं। तो हमारे पास जो h था दोनों साइड में, ये बोथ साइड में था, तो ये बोथ साइड में कॉमन है h, और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल -n2/v प्लस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 माइनस 1/r। और जब हम थोड़ा सा माइनस को एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा। तो हमारे पास जो n2 जो कि माइनस में था वो पॉजिटिव हो गया, तो n1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा रहेगा। अब अगर हम वैल्यू रख दें, जो कि हमने पहले ही आपको बताया था कि n2/n1 को हम लोग n लिख सकते हैं, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। और जब लिख करके यहाँ पर हम पुटअप करेंगे n2/n1 की जगह n को, तो हमारे पास होगा n/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1/r। और ये फार्मूला जो है वो लेंस का फार्मूला कहलाता है। ये स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकी या मुख्य फोकस, जो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए मुख्य फोकस होते हैं। तो उसकी बात हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।